दोस्तों ये बात है 14 नवंबर 1914 की, जब ब्रिटेन का एंड्योरेंस जहाज तूफानी समुद्रों को पार करके दुनिया के सबसे खतरनाक और खौफनाक कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका की तरफ आगे बढ़ रहा था। इस जहाज पर 28 लोगों का क्रू था और कमांड संभाले हुए थे सर अर्नेस्ट शेकल्टन, जो कुछ ऐसा करना चाहते थे जो आज तक किसी ने नहीं किया था। पूरे एंटार्क्टिका के कॉन्टिनेंट को पैदल क्रॉस करना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक ऐसे टाइम में जहां ना मोबाइल फोन था, ना जीपीएस और ना ही कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिससे मदद ली जा सकती थी। यहाँ का टेम्परेचर -50 डिग्री था और बर्फीले तूफानों के बीच ये इस पूरे सफर को पैदल पार करने वाले थे। इनका प्लान था अपने जहाज के जरिए वेडल सी से होते हुए एंटार्क्टिका की जमीन पर पहुंचने का। इस मैप पर आप देख सकते हो एग्जैक्टली यहाँ से इनका पैदल सफर शुरू होगा और साउथ पोल को क्रॉस करते हुए ये रोज सी तक पहुंचेंगे। टोटल सफर की बात करें तो तकरीबन 2900 किलोमीटर, और अगर प्लान बिल्कुल सही रहा तो ये करने में इन्हें 120 दिन लगेंगे। लेकिन ये प्लान इतनी बुरी तरह फेल होता है और आगे इन्हें क्या क्या झेलना पड़ता है, इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और अगर आप भी सुनोगे तो आप भी कांप जाओगे। एंटार्क्टिक ओशन, जहां लहरें बिल्डिंग जितनी ऊंची, हवा की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर और पानी का टेम्परेचर इतना कम कि इंसानी खून तक जम जाए। इस ओशन में सफर करना मौत को गले लगाने जैसा है। ठंड और लहरों की वजह से बच भी गए तो पहाड़ों जितने बड़े बर्फ के टुकड़े, जिन्हें आइसबर्ग्स कहते हैं, एक पल में ही शिप को कुचल सकते हैं। मगर आज से 111 साल पहले ना टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी और ना ही शिप्स। इसी खौफनाक समुद्र में 28 लोगों के ग्रुप की एक शिप फंस गई थी। खुले आसमान के नीचे उन्होंने चंद हफ्ते या महीने नहीं बल्कि हैरत अंगेज तौर पर पूरे 2 साल गुजारे। दूर दूर तक सिर्फ बर्फ, तूफानी हवाएं, खाने पीने की कमी और मदद बुलाने का कोई चांस नहीं। ये एक ऐसी सर्वाइवल स्टोरी है जिसे दुनिया ने नाम दिया है द ग्रेटेस्ट सर्वाइवल स्टोरी ऑफ ऑल टाइम। इस स्टोरी के हीरो हैं सर अर्नेस्ट शेकल्टन। जो एक एक्सप्लोरर थे और उनका मिशन था इंसानी जिस्म की ताकत का एंड्योरेंस टेस्ट करना, और इसी वजह से उन्होंने अपनी शिप का नाम भी एंड्योरेंस ही रखा था। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई खौफनाक मिशंस किए थे। 1901 में वो एंटार्क्टिका तक पहुंचने के मिशन का हिस्सा रहे, लेकिन 750 किलोमीटर दूर पहले ही वापस हो गए। 1907 में भी उन्होंने इस मिशन को दोबारा शुरू किया, लेकिन सिर्फ 150 किलोमीटर पहले ही उन्हें फिर से वापस जाना पड़ा। और अब की बार 1914 में उनका प्लान ना सिर्फ एंटार्क्टिका पहुंचने का था, बल्कि उन्होंने इस कॉन्टिनेंट को पैदल क्रॉस करने का इरादा किया था। वजह सिर्फ ये थी कि सर अर्नेस्ट शेकल्टन वो करना चाहते थे जो आज तक जिंदगी में किसी ने नहीं किया था। इस मिशन को इंपीरियल ट्रांस एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन का नाम दिया गया था, और क्योंकि इस मिशन की नेचर काफी खतरनाक थी तो कोई भी इस मिशन पर जाने के लिए राजी नहीं था। सर अर्नेस्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था अपने एक्सपीडिशन के लिए क्रू को ढूंढना। तभी उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट लिखी और उसे द टाइम्स न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा दिया। याद रहे, ये कोई आम टूर ऑपरेटर का इश्तिहार नहीं था। इसके शुरुआती अल्फाज थे मैन वांटेड फॉर हैजर्डस जर्नी। इसमें साफ साफ लिखा गया था कि पैसे बहुत कम मिलेंगे, जानलेवा सर्दी का सामना होगा, कई महीनों तक अंधेरे में रहना पड़ेगा, हर वक्त खतरों से खेलना होगा और सही सलामत वापसी की कोई गारंटी नहीं। सर अर्नेस्ट उन लोगों को ढूंढ रहे थे जो खतरों का सामना कर सकें। जल्द ही उन्होंने 27 लोगों के क्रू को हायर कर लिया। सर अर्नेस्ट ने इस मिशन के लिए 4 साल से प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त करीब आने लगा उनके एक्सपीडिशन का सपना धुंधला होने लगा, क्योंकि दुनिया में वर्ल्ड वॉर 1 का आगाज हो चुका था। सबको लगा कि शायद अब एक्सपीडिशन कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या मुसीबत है, लगता है एक्सपीडिशन कैंसिल हो जाएगा। चलो यहाँ से निकलते हैं। लेकिन ब्रिटेन, जो खुद भी वॉर डिक्लेयर कर चुका था, उन्होंने इंपीरियल ट्रांस एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन को इजाजत दे दी। इस मिशन के लिए एक इंतहाई मजबूत शिप की जरूरत थी जो बर्फ से ढके एंटार्क्टिक ओशन को चीरती हुई आगे बढ़ सके।
पर यह कोई आम शिप नहीं था जो आसानी से बनाया जा सके। खुशकिस्मती से ऐसा ही एक जहाज एंटार्क्टिक में चलने के लिए पहले से ही मौजूद था। नॉर्वे की एक कंपनी ने यह जहाज किसी दूसरे एक्सप्लोरर के लिए बनाया था जो उस वक्त के इलाइट क्लास को इस शिप के जरिए पोलर बियर के शिकार पर ले जाना चाहता था, लेकिन उसका बिजनेस मॉडल फ्लॉप हो गया। सर अर्नेस्ट ने इस जहाज को खरीद कर इसे एंड्योरेंस का नाम दे दिया। एंड्योरेंस को खास तौर पर अमेरिकन ओक की मोटी लकड़ी से बनाया गया था और डिजाइन ऐसा बनाया गया था कि लकड़ी बर्फ के जबरदस्त दबाव को भी बर्दाश्त कर सके। ये एक किस्म का हाइब्रिड जहाज था जिसमें सेल्स भी थी और इंजन भी मौजूद था। अब आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सर अर्नेस्ट को पिछले कई सालों से इंतजार था। 8 अगस्त 1914 को एंड्योरेंस ने इंग्लैंड के शहर प्लेमाउथ से सफर का आगाज किया। अगले 4 महीनों तक वो अटलांटिक ओशन में ही सफर करते रहे। पहले वो अर्जेंटीना गए, फिर वहां से साउथ जॉर्जिया आइलैंड और वहां पे आखिरी तैयारियां मुकम्मल करने के बाद 5 दिसंबर 1914 को उन्होंने जहाज की डायरेक्शन अटलांटिक ओशन में वेडल सी की तरफ कर दी। हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं दोस्तों। एंड्योरेंस में 28 लोगों समेत 50 बड़ी नस्ल के कुत्ते भी थे जिनको अंटार्कटिका की बर्फ में सामान वगैरह खींचने के लिए लाया गया था। 46 दिनों तक ये सफर चलता रहा और अब वो सिर्फ एक दिन में ही अंटार्कटिका के कोस्ट पर पहुंचने वाले थे, लेकिन फिर 18 जनवरी 1915 को पहली मुसीबत ने उनका रास्ता रोक दिया। हुआ कुछ यूं कि वेडल सी के ऊपर बर्फ की लेयर्स मोटी से मोटी हो गई और एक पॉइंट पर आखिर ये लेयर्स 18 फीट तक मोटी हो गई और अब एंड्योरेंस में इतनी ताकत नहीं थी कि उन्हें चीरकर आगे बढ़ सके। ये बर्फ कहीं कहीं इतनी कमजोर थी कि यहीं से पैदल सफर को शुरू करना भी नामुमकिन था। एंड्योरेंस अपनी मंजिल वेसल बे से तकरीबन 130 किलोमीटर पहले ही बर्फ में फंस चुकी थी। शुरुआत में लगा कि ये मसला सिर्फ आर्जी तौर पर आया है, लेकिन असल में ये इंपीरियल ट्रांस एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन के रास्ते में आने वाला सबसे बड़ा मसला साबित हुआ। कई दिनों तक लगातार कोशिशें करने के बाद उन्होंने 300 टन वजनी शिप को मैनुअली आगे बढ़ाने का फैसला किया। लगातार अगले 2 दिनों तक बर्फ को काटने और रास्ता बनाने का काम करते करते क्रू बिल्कुल थक चुका था, लेकिन ये काम उनकी सोच से भी ज्यादा मुश्किल था। कई दिनों की मेहनत के बाद वो शिप को सिर्फ 300 मीटर आगे ही बढ़ा पाए, लेकिन उसके बाद एंड्योरेंस दोबारा फंस गई। एक महीने तक शिप को आजाद करवाने की कोशिशों के बाद आखिरकार 14 फरवरी 1915 को सर अर्नेस्ट ने हिम्मत हार ली। हमारी सारी मेहनत जाया हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने फैसला किया कि शिप को बर्फ की नेचुरल मूवमेंट पे ही छोड़ दिया जाए। हो सकता है कि सर्दियां ढलते ही बर्फ खुद ही टूट जाए। हमें इस जहाज को छोड़ना होगा, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। इस दौरान एंड्योरेंस एक विंटर स्टेशन का काम दे रही थी। क्रू इसमें अपनी रूटीन का काम करने लगे, पर फर्क सिर्फ इतना था कि शिप अब एक जगह पर खड़ी थी। क्रू का जज्बा बहुत ऊंचा था और सर अर्नेस्ट ने शिप पर एक डिसिप्लिन कायम कर रखा था। वो लोग दिन भर मसरूफ रहने के लिए डिस्कशंस करते, सोकर खेलते, एक दूसरे का हेयर कट करते और कुकिंग में टाइम गुजारते थे, सिर्फ इस इंतजार में कि एक दिन बर्फ टूटेगी और उनको आगे या पीछे जाने का रास्ता देगी। एंड्योरेंस में क्रू के दिन गुजरते गए और सब आपस में एक दूसरे से मजीद क्लोज हो गए, यहाँ तक कि जानवरों के साथ भी एक इमोशनल अटैचमेंट होने लगी। तुम बहुत शरारती हो गए हो, बस अब आराम से बैठे रहो। सबको उम्मीद थी कि एक दिन वो किसी सिविलाइजेशन के करीब पहुंच जाएंगे, पर शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अप्रैल 1915 में बर्फ टूटने तो लगी, लेकिन बढ़ते हुए प्रेशर की वजह से बर्फ की लेयर्स एक दूसरे पर चढ़ने लगी, जिससे उनके लिए खतरा और बढ़ गया। कंप्रेस होती करोड़ों टन बर्फ ने एंड्योरेंस पर भी प्रेशर देना शुरू कर दिया। इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा जरूरी था कि शिप को बर्फ के प्रेशर से बचाना। सबने मिलकर बर्फ को हटाने का काम शुरू कर दिया। कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद ये मुसीबत तो टल गई, लेकिन खतरा अभी बाकी था। 14 जुलाई 1915 की रात को शिप के नीचे से एक जोरदार आवाज आई और एंड्योरेंस एक तरफ से झुक गई। किसी को मालूम नहीं था कि आखिर क्या हुआ है। क्या ये किसी वेल की टक्कर थी या कुछ और।
जैसे तैसे रात गुजर गई, लेकिन सुबह होते ही जो सब ने देखा वो किसी ने सोचा भी नहीं था। कंप्रेस होती बर्फ की लेयर्स ने शिप को न सिर्फ एक तरफ से झुका दिया था, बल्कि अब इसका रडर जिसकी मदद से शिप को टर्न किया जाता है पूरी तरह टूट चुका था। एंड्योरेंस के क्रू को अब यहाँ फंसे 7 महीने हो चुके थे और वो किसी भी इंसानी आबादी से कम 2000 किलोमीटर दूर थे। ना किसी से कोई राब्ता था और ना ही मदद बुलाने की कोई उम्मीद। अब अगर उनको किसी से उम्मीद थी तो वो थे सर अर्नेस्ट शेकल्टन। 18 अक्टूबर 1915 इंपीरियल ट्रांस एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन के सपने चकनाचूर हो चुके थे। 9 महीनों से क्रू एक ही जगह पर फंसा था। तभी एक रात अचानक प्रेशर की एक लहर आती है जिसने एंड्योरेंस को पलक झपकते ही 30 डिग्री एक तरफ झुका दिया। अब शिप के लीक होने का खतरा भी होने लगा। कुछ जगहों पर क्रैक्स होने की वजह से पानी शिप के अंदर भरना शुरू हो गया। सारे क्रू ने मिलकर रात भर काम किया कि किसी तरह शिप के अंदर पानी ना भर पाए, पर उनके साथ शिप का सफर सिर्फ यहीं तक था। 27 अक्टूबर 1915 को सर अर्नेस्ट शेकल्टन ने शिप को खाली करने का ऑर्डर दे दिया। सब लोग रुक जाओ, अब कोई फायदा नहीं, हमें इसे यहीं छोड़ना होगा। क्योंकि जिंदगी बचाने का अब सिर्फ एक ही तरीका था। जरूरी साजो सामान बाहर निकाले गए, जानवर, खाना पीना, लाइफ बोट्स और बिस्तर वगैरह सब कुछ बाहर निकालकर अब पूरा क्रू बर्फ की चादर पर खुले आसमान के तले आने पर मजबूर हो गया। पिछले कई महीनों से जो शिप इनका सहारा था वो अब उन सब के सामने बर्फ के प्रेशर से टूटकर तबाह हो गई और आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर डूबने लगी। अब सबके जहन में एक ही सवाल आ रहा था कि तैरते हुए बर्फ के तोदे पर आखिर कब तक वेट किया जाए। सर अर्नेस्ट शेकल्टन ने फैसला किया कि यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है। अगर यहाँ पर रुके तो सब मारे जाएंगे, मुझे कुछ करना होगा। उनको 550 किलोमीटर दूर पोलट नामी आइलैंड का पता था जहां कभी शेल्टर और सप्लाई हुआ करती थी, पर वहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ 3 लाइफ बोट्स का सहारा काफी नहीं था, क्योंकि जो बर्फ इतने बड़े जहाज को तोड़ सकती है उसके लिए ये लाइफ बोट्स क्या ही चीज होंगी। तो फैसला हुआ कि आइलैंड तक पैदल चल के जाया जाए। उन्होंने पोलट आइलैंड की तरफ सफर शुरू किया जो उनके एडवेंचर का सबसे खतरनाक पार्ट था। अगले 6 महीनों तक क्रू ने जानलेवा खतरों का सामना किया। वो जिस आइस शीट पर कैंप लगाते उसमें या तो सुराख पड़ जाते या वो पानी के बहाव के साथ तैरने लगता। खुशकिस्मती से ये आइस शीट्स तैर कर आहिस्ता आहिस्ता पोलट आइलैंड की तरफ ही जा रही थी। तभी सर अर्नेस्ट ने फैसला किया कि वो आइस शीट पर तैरते तैरते पोलट आइलैंड तक पहुंचेंगे। इनके पास अब खाना पानी सब कुछ खत्म हो चुका था। उनको तैरती हुई आइस शीट नुमा आइलैंड पर जो कुछ मिला वो उसका शिकार करने की कोशिश करते थे, जैसे पेंगुइन्स और सील्स वगैरह। फरवरी 1916 अब उन्हें सफर पर निकले 13 महीने हो चुके थे। अब कंडीशन ये थी कि वो लोग एक वक्त में सिर्फ एक बिस्कुट पर गुजारा करने जैसे हो गए। अगले महीने तक पोलट आइलैंड का इंतजार करते करते अब उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उनको अपने कुत्तों को भी मारना पड़ा, जिससे अगले कुछ दिनों के लिए गुजारे का बंदोबस्त हो गया। उनको उम्मीद थी कि पोलट आइलैंड पर पहुंचकर कुछ सप्लाई मिल जाएगी, लेकिन जिस तैरते आइलैंड पर वो सवार थे उसने अपनी डायरेक्शन बदल ली और वो पोलट आइलैंड की बजाय एलिफेंट आइलैंड की तरफ जाने लगा। अगले कई दिनों तक समुद्र में तूफानी मंजर था। टेम्परेचर -20 डिग्री तक गिर गया और कई क्रू मेंबर्स को फ्रस्ट बाइट होने लगा। उन सबके मुंह और जुबानें इतनी सूज चुकी थी कि कुछ निगलना भी बहुत मुश्किल था। देखते ही देखते अप्रैल 2016 आ पहुंचा। टूटी हुई बर्फ की शीट के सहारे वो कैसे भी करके एलिफेंट आइलैंड तक पहुंचने में कामयाब हो गए। पिछले 16 महीनों में वो पहली बार जमीन के किसी हिस्से को छू रहे थे। एलिफेंट आइलैंड पर उन्होंने सूखा सांस तो लिया, लेकिन ये आइलैंड पूरी तरह बंजर था और यहाँ ज्यादा अरसे तक रहना पॉसिबल नहीं था, खास तौर पर फूड सप्लाई के खत्म होने के बाद। सिर्फ एक उम्मीद थी और वो थी यहाँ से 1300 किलोमीटर दूर साउथ जॉर्जिया आइलैंड। सर अर्नेस्ट शेकल्टन ने फैसला किया कि वो लाइफ बोट में साउथ जॉर्जिया आइलैंड तक जाने का ये सुसाइडल मिशन करेंगे। उन्होंने क्रू में से कुछ लोगों को चुना और 24 अप्रैल 1916 को एलिफेंट आइलैंड से साउथ जॉर्जिया आइलैंड की तरफ रवाना हो गए। ये रास्ता दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों में से एक माना जाता है। उन्हें ऐसी लहरों का सामना करना पड़ा जो 90 फीट तक ऊंची थी। बर्फानी ठंड इतनी शदीद थी कि जिस्म का हर हिस्सा जमने लगा। इन सब मुश्किलात के साथ साथ उनको ये सफर बिना GPS और बिना कंपास के करना था, सिर्फ तारों और सूरज की मदद से। हर दिन वो जी जान का जोर लगाने के बावजूद 80 किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस कवर नहीं कर पाए। 16 दिनों के बाद 10 मई 1916 को आखिरकार सर अर्नेस्ट शेकल्टन और 5 क्रू मेंबर्स
साउथ जॉर्जिया आइलैंड पर पहुंचने में कामयाब हो गए। पर यहाँ एक मसला था, वो साउथ जॉर्जिया आइलैंड के गलत साइड पर आ चुके थे। उनके सामने थे 4000 फीट ऊंचे पहाड़। अगले 36 घंटों की मुसलसल चढ़ाई के बाद वो आखिरकार दूसरी तरफ पहुंच गए, जहां पर वेलिंग स्टेशन था। शेकल्टन की हालत इतनी खराब थी कि वेलिंग स्टेशन पर लोग उन्हें पहचान नहीं पाए। क्या ये कैप्टन ही है? इनकी क्या हालत हो गई है? किसी को भी यकीन नहीं आया कि तकरीबन 1.5 साल पहले निकलने वाले सर अर्नेस्ट शेकल्टन इस हालत में यहाँ पहुंचे हैं। 3 दिन तक साउथ जॉर्जिया आइलैंड में रहने के बाद सर अर्नेस्ट वापस निकल पड़े एलिफेंट आइलैंड की तरफ, जहाँ वो 22 लोगों को बुरी हालत में छोड़कर निकले थे। Hold fast. We can't break through. The ice is too thick. Turn her around. उन्होंने एलिफेंट आइलैंड पहुंचने के लिए कई नाकाम कोशिशें की। आखिरकार 30 अगस्त 1916 वाले दिन उनको दूर से ही एलिफेंट आइलैंड पर धुआं उड़ता दिखाई दिया, जो सिग्नल के लिए जलाया गया था। सर अर्नेस्ट को मालूम नहीं था कि उनके कितने लोग जिंदा बचे हैं, पर करीब आने पर उन्होंने तमाम एलिफेंट आइलैंड के क्रू को जिंदा और सही हालत में पाया। 8 अगस्त 1914 को वो पहली बार इंग्लैंड से निकले थे। पूरे 2 साल और 22 दिनों के बाद उन्होंने अपनी पूरी टीम को सही सलामत वापस अपने घर पहुंचा दिया। बेशक उन्होंने अपना असल मिशन कभी पूरा नहीं किया। पहले भी 2 बार उन्होंने साउथ पोल तक पहुंचने के फेल्ड अटेम्प्ट्स किए और इंपीरियल ट्रांस एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन में वो 120 किलोमीटर पहले ही फंस गए थे। पर उनकी इस सर्वाइवल स्टोरी ने उन्हें वो मुकाम दिलाया जो शायद उन्हें मिशन कंप्लीट करने पर भी ना मिल सकता। इस वाकये के 107 सालों के बाद साल 2022 में एंड्योरेंस को एंटार्क्टिक ओशन में आखिरकार ढूंढ लिया गया। एंड्योरेंस आज भी 3000 मीटर नीचे ओशन फ्लोर पर मौजूद बिल्कुल परफेक्ट हालत में प्रिजर्व है। यहाँ तक कि इस पर लिखा नाम भी सही से पढ़ा जा सकता है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय।